तो जी भारत में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो अल्लाह जी के पास है, मतलब वक्फ बोर्ड के पास है। जी हाँ, यही नहीं, दिल्ली है ना जो देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी का 77% 77% लैंड जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और उस वक्फ की प्रॉपर्टी में दिल्ली हाई कोर्ट भी आता है। जी हाँ, दिल्ली का हाई कोर्ट जो है वो वक्फ की ज़मीन पे बना है। यही नहीं, दिल्ली का सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस स्कूल जो मथुरा रोड वाला है, एंग्लो अरेबिक स्कूल और बहादुर शाह जफर मार्ग पे जो अखबारों के ऑफिसेस बने हैं, इसके अलावा भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे ऑफिसेस जो हैं वो वक्फ की ज़मीन पे चल रहे हैं। यही नहीं, मुंबई में मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, वो भी वक्फ की ज़मीन पे, और बेंगलोर का फेमस विंडस्टोर मैनल होटल भी जो है वो भी वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है डेक्कन हेराल्ड में लेख लिखने वाले भाईजान फिरोज बख्त अहमद जी का। आप लोग भी जाके अपना घर चेक कर लो, कहीं वक्फ की ज़मीन पर तो नहीं बना है। क्योंकि कल को अगर वक्फ बोर्ड वाले कह दें कि भाई आप जिस घर में रहते हो, जिस घर को आपके दादा परदादा ने बड़ी मेहनत से बनाया था, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। आपके पास उस ज़मीन के कागज़ है ना, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वक्फ के केस में वाकिफ जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को ट्रांसफ़र कर देता है, और एक बार उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स अल्लाह जी के पास आ जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को अल्लाह से वापस नहीं लिया जा सकता। ये इस देश में कानून है, यहाँ की संसद ने ये कानून बना रखा है। क्या कह रहे हो, व्हाट नॉनसेंस। जी माय डियर फ्रेंड्स, ये हो सकता है नहीं, हो रहा है, और आपने रोकने के लिए जल्दी कुछ नहीं करा तो क्या पता कल को आपके साथ भी हो जाए। तो जी ताजा घटना है तमिलनाडु के त्रिची के पास तिरुचेंदुरई नाम के एक गांव की। उस गांव में राजगोपाल जी की जमीन है 1 एकड़ के करीब। राजगोपाल जी अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस गए। जब वे वहां गए तो रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि जो जमीन वो बेचने आए हैं वो तो उनकी है ही नहीं। राजगोपाल जी ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है। उन्होंने भाई जमीन के कागज दिखाए रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार ने बोला कि अरे साहब तुम्हारी जमीन नहीं, तुम्हारा पूरा वो जो गांव है वो तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और ये जमीन बेचने के लिए जाओ और जाके चेन्नई वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आओ, तभी तुम ये ज़मीन बेच सकते हो। जब राजगोपाल जी ने रजिस्ट्रार से पूछा कि भाई जो ज़मीन उन्होंने 1992 में खरीदी थी उसे बेचने के लिए उन्हें किसी वक्फ बोर्ड से क्यों एनओसी लेने की ज़रूरत है, तो रजिस्ट्रार साहब ने उन्हें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का 250 पन्ने का लेटर दिखा दिया भैया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि तिरुचेंदुरई गांव में कोई भी ज़मीन बेचने के लिए एनओसी लेना जरूरी है वक्फ बोर्ड से, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने डीड्स डिपार्टमेंट को लेटर और डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से बताया है कि पूरा का पूरा गांव ही वक्फ का है, और कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम डीड रजिस्टर करवाने आता है तो उसे एनओसी लेना पड़ेगा, ये कानून है। राजगोपाल जी बेचारे हैरान परेशान वापस गांव आए और उन्होंने बात गांव वालों को बताई। तो गांव वाले भी सरप्राइज थे कि भाई जब सारे के सारे जरूरी कागज जमीन के गांव वालों के पास हैं तो वक्फ वाले कैसे गांव की जमीन को अपना बता रहे हैं। और मजाक देखिए आप, ये मतलब एक चुटकुला ही चल रहा है भाई। रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग की कुल आयु एज ही अभी 1400 साल है, और जिस पूरे गांव को ये वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं उस गांव में भगवान चंद्रशेखर स्वामी का एक मंदिर है, देव स्थान है, जो लगभग 1500 साल पुराना है ना मैजिक। और मंदिर के पास 369 एकड़ की भूमि है गांव में और उसके आसपास। पर देखिए करिश्मा अल्लाह ताला का कि भैया 1500 साल पुराने देव स्थान को भी अल्लाह की संपत्ति में दर्ज करा लिया भाईजानों ने। इसे कहते हैं जादू। 2021 में माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट के आईजी इंस्पेक्टर जनरल को निर्देश दे चुका है कि वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई एनओसी के बाद भी किसी और के नाम रजिस्टर ना करें। तो अब बेचारे राजगोपाल अगर एनओसी ले भी आते हैं तो सरकारी आदेश अनुसार फिर भी नहीं बेच पाएंगे वो अपनी जमीन। मतलब अगर गलती से एनओसी मिल भी गया वक्फ से तो सेकुलर स्टेट ने यह मेक श्योर कर रखा है कि काफिरों की जमीन उन्हें वापस न मिल सके। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि सोशलिस्ट सेकुलर स्टेट एक निरोध है, कॉन्डम है, जिसका प्रयोग मुल्ला, मार्क्सिस्ट और मिशनरी हिंदू सिविलाइजेशन का रेप करने के लिए करते हैं। आप में कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वक्फ क्या बला है। अब तो जी वक्फ का लिटरल मीनिंग होता है डिटेंशन, कन्फाइनमेंट एंड प्रोहिबिशन। मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, अल्लाह को सौंप दी, दे दी। इस्लाम के अकॉर्डिंग ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज अब केवल रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकता है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी को बेचना और खरीदना शरिया के हिसाब से प्रोहिबिटेड होता है। शरिया कानून के अनुसार एक बार वक्फ स्टेब्लिश हो गया और कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई तो अब वो हमेशा के लिए वक्फ की हो गई। इसका मतलब ये होता है सरल शब्दों में कि जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है, ट्रांसफर करता है, तो वो ट्रांसफर अल्लाह को करता है। और अल्लाह से कोई जमीन ले ले, इस देश में है किसी की मजाल। अब भाई अल्लाह की फोटो तो ये भाईजान लोग दिखाते नहीं है, तो भाई उस प्रॉपर्टी की रखवाली कौन करेगा? हमें कैसे पता लगेगा कि भाई उस प्रॉपर्टी को अल्लाह जी ही यूज कर रहे हैं? मतलब कोई तो होना चाहिए ना वो मालिकाना हक लेने के लिए अल्लाह के बिहाफ पे। तो जी वो प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए मुतावली अपॉइंट किया जाता है। और भारत में वक्फ की हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत के डेज से ही है।
अंग्रेजों के टाइम पे एक बार कोर्ट में मुकदमा चला था कि भैया वक्फ को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये निहायत ही बहुत घटिया व्यवस्था है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है इसको चलते रहने देने का। पर वक्फ खत्म हो नहीं पाया और फिर एक दिन भारत आज़ाद हो गया, जैसा हमें किताबों में पढ़ाते हैं। और फिर आज़ादी के बाद इस देश में सत्ता में आए वोट बैंक मैनेजर्स, और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इन धिम्मियों ने, इन कॉकरोचेस ने वक्फ एक्ट 1995 पास कर दिया। 50 पन्नों का ये पूरा एक्ट है, जिसमें 9 चैप्टर हैं, 113 सेक्शंस हैं। आपको 40वां सेक्शन बताता हूं इसका क्या है, क्योंकि वो सेक्शन है डिसीजन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी, मतलब कि कैसे डिसाइड होगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं। तमिलनाडु वाले केस में भी ये रिलेटेबल है, क्योंकि वहां भी डिसाइड होना है ना कि भाई गांव वक्फ का कैसे हो गया। तो जी सबसे पहली चीज तो ये है कि वक्फ से रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं वो सब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही होते हैं, और वो उसी में होंगे, किसी कोर्ट में नहीं होंगे, किसी न्यायालय में नहीं होंगे। और जी अब इस ट्रिब्यूनल में कौन होगा, तो जो भी होंगे वो सब भाईजान ही लोग होंगे, कोई काफिर तो होगा नहीं। और अगर इस बोर्ड को लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी के बाद इफ दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ जी ये हमारी ही है, तो वो उसको अपना डिक्लेयर कर देंगे। और जो ये वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, आप उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। मतलब सरल शब्दों में, कल को कोई आपके घर को वक्फ घोषित कर देगा तो उसकी जांच इन्हीं का ट्रिब्यूनल करने आएगा, जिसमें सभी भाईजान होंगे, और ये रूल है उनका। और फिर अगर वो कह देंगे कि हाँ जी ये हमारी जमीन है, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही लास्ट डिसीजन होगा इसमें। आप इसके खिलाफ कोई कोर्ट वोट में नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है वक्फ के मामले में बोलने की। क्या कह रहे हो? हमने तो यूपीएससी के लिए पढ़ा था कि आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, जिसमें स्टेट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यहाँ तो वक्फ बोर्ड खुद में ही पूरा स्टेट है एक पैरेलल। तो हाँ जी है। तो अब आपके पास अपना ऐसा कोई पैरेलल स्टेट नहीं है, तो इसमें वक्फ की क्या गलती? उन्होंने बना रखा है क्योंकि वो बना सकते हैं, आप बना लो, आपके बस की हो तो। पर आपको तो सरकारी नौकरी चाहिए ना भाई, दहेज आएगा, अमीर हो जाओगे, गाड़ी मिलेगी 4 व्हीलर, सरकारी नौकरी लग गई तो भाई आपको क्या ही मतलब इन सब चीज़ों से। आपको तो नोट्स रिवाइज करने हैं भाई। रेलवे में ग्रुप डी की सरकारी भर्ती होने वाली है, और यूपीएससी के प्री में भी अभी 6 महीने हैं, तो इतने टाइम में मेंस का सिलेबस भी चाटना होगा भाई। कई इस भ्रम में होंगे कि वे तो बहुत पैसे वाले हैं, उनके साथ ये सब थोड़ी ना होगा। तो जी उन धन्ना सेठों को, उन पैसे वालों को बता दो, लाहौर किसी जमाने में दुनिया का सबसे पैसे वाला शहर था, परंतु जब बंटवारा हुआ ना तो सब कुछ अपना वहीं छोड़ के आना पड़ा था। खाली हाथ आए थे भारत में, कई जनों को तो अपनी बहन बेटी भी वहां छोड़ के आने पे मजबूर होना पड़ा था। और आपको बता दो, लूटती सदैव कोठियां ही हैं अंत में। खैर आप लोग इस हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक किसी दिन आपका डॉक्टर नारंग और आपकी फैमिली की किसी लड़की का निकिता तोमर या अंकिता सिंह नहीं हो जाता, मैं जानता हूं, ठीक है यार मत पढ़ो, क्योंकि मैं कर क्या सकता हूं, बता ही तो सकता हूं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हिंदुओं के समझ में कहाँ आता है। जाओ आप तो अपने बिजनेस पे जाओ, नोट गिनो, नोट जमा करके रखो, और बाकी जो जवान लड़के हैं भैया तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो। भाईजान ओला उबर लेकर रिसीव करने आता ही होगा, तुम्हें यूपीएससी की कोचिंग तक छोड़ देगा। जय श्री राम।